हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं 9वीं सामाजिक विज्ञान की वार्षिक परीक्षा की। तो आपकी वार्षिक परीक्षा 8 अप्रैल 2023 को है और वार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हम तैयार कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। और इसके पहले जो वीडियो बना था उसमें भी हमने सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले, और ये उसके बाद का है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, उससे आप तैयारी कर लीजिए। तो पहला प्रश्न आज का है, वह जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इसका नेता कौन था? तो इसका उत्तर होगा छोटे दुकानदार, कारीगर, मजदूर जेकोबिन के सदस्य थे। छोटे दुकानदार, कारीगर, मजदूर जेकोबिन के सदस्य थे। और मैक्सिमिलियन रोबेस्पेर इसका नेता था। ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पेर इसका नेता था। इसके बाद अगला है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 सिद्धांत दिए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? इसके 2 प्रभाव लिखिए। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, इसके 2 प्रभाव लिखिए। तो फ्रांस की क्रांति 1790 में आरंभ हुई थी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 1 नंबर वाले में भी। फ्रांस की क्रांति 1790 में प्रारंभ हुई। और इसके जो प्रभाव है, पहला है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का विकास हुआ, और दूसरा है राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? कोई 2 बिंदु लिखिए। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? कोई 2 बिंदु। तो इसका उत्तर होगा पहला जो है, सम्राट लुई 16 द्वारा स्टेटस जनरल का अधिवेशन। सम्राट लुई 16 द्वारा स्टेटस जनरल का अधिवेशन। और दूसरा तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 जो है इसके बिंदु थे फ्रांसीसी क्रांति के। और इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम। फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम। तो पहला परिणाम है लुई 16 का पद से अलग होना, और दूसरा है 1791 ईस्वी में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। ठीक है, लुई 16 पद से अलग हो गया और संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। अगला प्रश्न है, रूसो कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान था? ठीक है, रूसो कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान था? तो इसका उत्तर होगा रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक था। उसने फ्रांसीसी जनता को जागरूक करने का कार्य किया। रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक था, उसने फ्रांसीसी जनता को जागरूक करने का कार्य किया। इस अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस में 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। दास प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर कानून बनाया गया। तो दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ था और दास प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर कानून बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है, वन अधिनियम का चारागाह समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर होगा वन अधिनियम का चारागाह समुदाय पर प्रभाव। तो पहला प्रभाव है घने वन जो अधिक आय के स्रोत थे उनमें पशुओं को चराने पर रोक लगा दी। दूसरा है कम घने वन में भी पशुओं को चराने के लिए परमिट लेना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद अगला है वनों में चरवाहा के आने व जाने का समय निश्चित कर दिया गया। और अगला है वन अधिनियम का उल्लंघन करने पर बड़ा भारी जुर्माना वसूला जाने लगा। तो वन अधिनियम जब लागू हो गया तो चारागाह समुदाय जो कि अपने पशुओं को चराने का काम करते थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उन पर प्रभाव जो पड़े थे कि घने वन जो अधिक आय के स्रोत थे उनमें पशुओं को चराने पर रोक लगा दी। दूसरा है कम घने वन में भी पशुओं को चराने के लिए परमिट लेना अनिवार्य कर दिया। तीसरा, वनों में चरवाहों के आने व जाने का समय निश्चित कर दिया गया। और चौथा, वन अधिनियम का उल्लंघन करने पर बड़ा भारी जुर्माना वसूला जाने लगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नामीबिया स्थित काओकोलैंड के घुमंतू पशुपालकों की शिकायतें क्या थी? तो इसका उत्तर है उनकी जो शिकायतें थी वह है हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है,
हमें तो पता नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया है। हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। हम दक्षिण के गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं भेज सकते। ओवाम्बो लैंड अब हमारे लिए पराया हो चुका है। हम लंबे समय तक ओवाम्बो लैंड में रहे हैं। हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ और बकरियों को वहां ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद हैं। यह सीमाएं हमें मार दे रही है, जीना मुश्किल है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा नामीबिया स्थित कोआकोलैंड के घुमंतू पशुपालकों की शिकायतें क्या थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताइए। यह प्रश्न भी अधिकतर एग्जाम में आता ही है या फिर इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा रबी। यह फसल ठंड में बोई जाती है। फसल पकाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठंड में बोते हैं और पकाने के लिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। और इसके उदाहरण है गेहूं, चना। ठीक है, गेहूं और चना। इसके बाद है खरीफ। यह फसल बरसात में बोई जाती है। बरसात में बोई जाती है। फसलों को पकने के लिए पानी वर्षा से मिलता है। और इसके उदाहरण है मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, उदाहरण भी हमें पता होना चाहिए। रबी के उदाहरण है गेहूं और चना, और खरीफ फसल के उदाहरण है मक्का, ज्वार, बाजरा। इसके बाद अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार क्या है। वयस्क मताधिकार क्या है? तो इसका उत्तर है, भारत देश का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, चाहे वह किसी भी जाति, संप्रदाय या वर्ग का हो, उसको मत देने का अधिकार है, जिसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो कोई भी नागरिक जो भारत का 18 वर्ष पूर्ण हो चुका हो, चाहे वह किसी भी जाति, संप्रदाय, वर्ग का हो, उसको मत देने का अधिकार होता है, और यही वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की दो विशेषताएं बताइए। ठीक है, लोकतंत्र की दो विशेषताएं। तो इसका उत्तर है कानून का शासन। पहली विशेषता कानून का शासन, और दूसरा अधिकारों का सम्मान। लोकतंत्र की दो विशेषताएं हैं, कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है? तो इसका उत्तर होगा, लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। ठीक है, लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की परिभाषा लिखे। तो उत्तर होगा अब्राहम लिंकन के अनुसार। ठीक है, हम अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा लिखेंगे। बहुत ही आसान है और आदर्श परिभाषा है। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के पक्ष में दो तर्क लिखे। ठीक है, लोकतंत्र के पक्ष में दो तर्क। तो इसका उत्तर है, शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप, यह आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है। दूसरा है नागरिकों का सम्मान बढ़ाना, राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह गरीब अनपढ़ को भी अमीर और पढ़े लिखे जैसा ही बर्ताव किया जाता है। तो ये लोकतंत्र के पक्ष में दो तर्क हैं। अगला प्रश्न है, संविधान क्या है। ठीक है, संविधान क्या है? तो इसका उत्तर है, देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी भी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। ठीक है, मौलिक कानून होते हैं। देश का सर्वोच्च कानूनी संविधान होता है। इसके बाद अगला है, संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम। तो संविधान सभा के 4 सदस्य टी कृष्णाचारी, जयपाल सिंह, एच.सी. मुखर्जी और जी. दुर्गाबाई देशमुख। इसके बाद अगला है, संविधान की दो विशेषताएं। तो संविधान की दो विशेषताएं हम लिखेंगे। पहली विशेषता लिखित और निर्मित संविधान। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरी विशेषता भी हम लिख सकते हैं, संसदीय शासन प्रणाली और मूल अधिकारों की व्यवस्था। ठीक है, लिखित और निर्मित संविधान है, संसदीय शासन प्रणाली है और मूल अधिकारों की व्यवस्था इसमें की गई है। तो अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने पर दो या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों से बना गठबंधन से बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने पर दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियों की गठबंधन से बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, न्यायपालिका क्या है।
ठीक है, न्यायपालिका क्या है? तो इसका उत्तर होगा देश की सभी अदालतों को न्यायपालिका कहा जाता है। वह ऐसी राजनीतिक संस्था है जिसके पास न्याय करने का अधिकार होता है। ठीक है, वह ऐसी राजनीतिक संस्था है, ठीक है, वह ऐसी राजनीतिक संस्था है जिसके पास का न्याय करने का अधिकार होता है। बाद अगला प्रश्न है संसद के कितने सदन हैं? ठीक है, संसद के कितने सदन हैं? तो इसका उत्तर होगा संसद के 2 सदन हैं। पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो राज्यसभा इसे अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा इसे लोअर हाउस, निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, अपर हाउस मतलब उच्च सदन कहते हैं इसको, उच्च सदन राज्यसभा को, और लोकसभा इसे निम्न सदन भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मंत्रियों के कितने प्रकार है? समझाइए। तो इसका उत्तर होगा मंत्रियों के प्रकार कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। तो 3 प्रकार है मंत्रियों के। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और फिर तीसरे नंबर पर राज्य मंत्री। तो सबसे पहले जो कैबिनेट मंत्री है, ये मंत्री संख्या में लगभग 25 होते हैं। इनमें प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा मंत्री परिषद के नाम पर फैसले लेने के लिए बैठक करते हैं। इसके बाद अगला है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये विशेष आमंत्रण पर कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। इसके बाद है राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के अधिकार एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रधानमंत्री के अधिकार और शक्तियों का वर्णन। तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री के अनेक अधिकार है। जैसे पहला अधिकार है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, सभी मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। दूसरा, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तीसरा, वह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। और चौथा, वह किसी मंत्री को नया पद दे सकता है या किसी मंत्री को पद से हटा भी सकता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री पद हेतु योग्यताएं लिखिए। ठीक है, प्रधानमंत्री पद हेतु योग्यताएं। तो इसका उत्तर है वह भारत का नागरिक हो, वह लोकसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, और चौथा है वह पागल या दिवालिया न हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री पद हेतु योग्यताएं हैं। अगला प्रश्न है नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा जो मौलिक अधिकार प्राप्त है नागरिकों को, तो 6 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को, भारत देश के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, पांचवा शोषण के विरुद्ध अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद अगला प्रश्न है समानता के अधिकार की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, समानता के अधिकार की 4 विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता है कोई भी व्यक्ति अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरा, सरकार किसी से उसके धर्म, जाति, समुदाय या जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। तीसरा है दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। और चौथा है किसी पद पर रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में निर्धनता उन्मूलन के उपायों को लिखे। तो यह अर्थशास्त्र का प्रश्न है और अर्थशास्त्र के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो भी बना था। यदि आपने वह देखा होगा तो आपके अर्थशास्त्र की संपूर्ण तैयारी पहले से ही हो चुकी होगी। तो इस प्रश्न को भी हम देख लेंगे। भारत में निर्धनता उन्मूलन के उपायों को लिखिए। तो इसका उत्तर है भारत में निर्धनता के लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ग्रामीण रोजगार सृजन 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज 2004, अंत्योदय अन्न योजना आदि, ये सारे जो है भारत में निर्धनता उन्मूलन के उपाय हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO क्या है? तो इसका उत्तर है यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है।
इसका मुख्यालय दिल्ली फरीदाबाद में है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह 6 आंचलिक कार्यालय, 49 क्षेत्रीय कार्यालयों, 118 उप क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। यह NSSO द्वारा की जाने वाली सर्वेक्षणों के लिए प्राथमिक डाटा के संकलन के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के निर्माण से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा, जब पूंजी को मानव पूंजी बनाने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के रूप में निवेश किया जाता है, तब जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है और यह एक बड़ी संपत्ति बन जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है? तो इसका उत्तर होगा, मानव पूंजी अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है क्योंकि अन्य संसाधनों का विकास केवल मनुष्य अपने कौशल और ज्ञान से कर सकता है। इसके बाद अगला है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर होगा, स्वास्थ्य और पोषण से मानव के शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ मन रहता है। उसमें कार्य करने की अधिक ऊर्जा, सामर्थ्य और शक्ति होती है। स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। वह मानव जीवन की समस्याओं से भी आसानी से लड़ सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, उदाहरण आय अर्जित करने के लिए चाय की दुकान खोलना आर्थिक क्रिया में शामिल है। दूसरा है गैर आर्थिक क्रिया, जिसका उद्देश्य धन कमाने से नहीं है अपितु समाज कल्याण के लिए है। उदाहरण है माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना गैर आर्थिक क्रिया है। इस अगला है, सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो इस प्रश्न को भी हमने समझ के करा था उस वीडियो में। तो इसका उत्तर होगा, शिक्षा मानव के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। शिक्षा मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षा के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। शिक्षा से जीवन के मूल्य विकसित होते हैं। शिक्षा से अच्छी नौकरी और वेतन मिलता है। तो ये सारे जो है शिक्षा की भूमिका है मानव पूंजी निर्माण में। प्रकार से हमने 9वीं सामाजिक विज्ञान की वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर ली है। इसके बाद अगले वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आएंगे ही सही, उनका वीडियो बनने वाला है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।